हेलो बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन, सॉरी, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चरों में रैखिक समीकरणों का योग। इसमें क्या है, दो चर है, दो वेरिएबल्स है, एक्स और वाई, राइट, और दोनों की पावर वन वन है। इस वजह से ये लीनियर इक्वेशन है। यानी रैखिक समीकरण तभी होते हैं जब पावर क्या हो, वन हो। दोनों वेरिएबल्स की पावर अगर वन होती है तो उसे हम रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक, पहली बात तो ये समझ में आ गई। दो वेरिएबल्स है, ये पेयर है, दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हल करने के लिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन में इसकी हल, मतलब इसके हल की अगर हम बात करें तो इसके सॉल्यूशन होते क्या है। इसके सॉल्यूशन होते हैं बच्चों कि जो x और y की जो भी वैल्यू है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन पर रखें, मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड, अगर x और y की जो भी वैल्यू आएगी, अगर हम इन दोनों इक्वेशन पर रखें तो दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगी वो वैल्यू। इसे हम कहते हैं लीनियर, मतलब सॉल्यूशन कहते हैं उसका, एक्स और वाई का। ठीक, अब इसको दो विधि से हम, तीन विधि से हल करना सीखेंगे। एक तो विधि ये है कि ग्राफ के माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं। दूसरा प्रतिस्थापन विधि है जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और तीसरी विधि एक और है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। ठीक, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड तो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी हम ग्राफ की विधि से ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 9th में आपने ग्राफ बनाना तो सीखा ही होगा। तो ग्राफ में क्या होता है बेटा, ये दो लाइन के इक्वेशन है। क्या है, ये दो लाइन है। अब मान लीजिए कि दोनों लाइन, या तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे से ऐसे चलेंगी, ग्राफ में ऐसे जा सकती है, एक लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन ऐसे गई। ठीक है, तो या तो ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगी बेटा, काटेंगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी। जिस बिंदु पे काटेंगी, मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट कुछ हो, उसके कोऑर्डिनेट कुछ हो, मान लीजिए 4,3 हो या 3,4 हो, तो ये 3,4 क्या होगा, इस इक्वेशन का क्या होगा बेटा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी हल होगा। एक्स और वाई की वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी ये, और वाई की वैल्यू क्या होगी 4। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 4। तो ग्राफ में जब भी आप इस लाइन को ड्रॉ करोगे और इस लाइन को ड्रॉ करोगे, तो लाइन की इस ग्राफ में लगभग तीन सिचुएशन बनेगी। वो क्या सिचुएशन बनेगी, पहली सिचुएशन बनेगी, ओके बच्चों, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों में यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होती है, लाइनों की कंडीशन कैसी होती है, या तो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, प्रतिच्छेदित करेंगी, या लाइनें हो सकती है एक दूसरे को आप प्रतिच्छेदित करें, यानी एक दूसरे को छेदित ना करें, एक दूसरे को टच भी ना करें, उसे पैरेलल लाइन कहेंगे यानी समांतर रेखाएं कहेंगे। ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर तीसरी कंडीशन बन सकती है कि एक दूसरे के ऊपर ही चले, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चले। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन बन सकती है। अब इन तीनों कंडीशन में मैं आपको बताऊं कि पहली कंडीशन जो दिख रही है आपको, इसमें इंटरसेक्ट लाइनें यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। दो लाइनें जब किसी एक बिंदु पे काटती है तो उसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। उसका सोल्यूशन हल कितना होगा, एक हल, एक ही हल। एनसीईआरटी में इसको बोला गया है एक अद्वितीय हल। ठीक है, एक अद्वितीय, अद्वितीय वर्ड का यूज किया गया, दूसरा कोई हल नहीं। अद्वितीय का मतलब दूसरा कोई हल नहीं है। वास्तव में ये लाइन जब एक दूसरे को एक जगह यहाँ काट देगी तो दूसरी जगह काटेगी ही नहीं कहीं, तो इसलिए आज दूसरा कोई हल होगा ही नहीं, तो इसलिए इसको बोल दिया गया अद्वितीय हल, है ना। ठीक है, और दूसरी बात, इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, दूसरी कंडीशन क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या ये दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी कहीं टच करती है, एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है, तो कोई हल नहीं। जब नहीं काटती है तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन लिख सकते हैं इसको, नो सोल्यूशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, एक के ऊपर एक जा रही है, यानी लाइन जो है दोनों एक ही के ऊपर एक है, तो दोनों एक दूसरे को टच ही कर रही है, दोनों साथ साथ चल रही है, दोनों टच कर रही है एक दूसरे को, तो इसका मतलब इसको कॉन्सिडेंट लाइन बोलते हैं, संपाती रेखाएं। और इसके अनेक हल होंगे क्योंकि ये हर जगह मिल रही है ना, हर एक बिंदु इसके
कॉमन बिंदु है, अनेक हल होंगे, अनेक हल है, अनेक हल है, मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में यानी इस चतुर्थांश में लाइन अगर जाएगी तो ये तीन कंडीशनों पे ही जाएगी लाइन, यानी ये तीन कंडीशन को, इन तीनों कंडीशन के अलावा और कोई कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, तो आगे बात करते हैं हम लोग। अब ये दो इक्वेशन मैंने दो चार वाले आपको बता दिया पहले, यहां पर मैंने आपको कंडीशन बता दी ये। अब सपोज अगर हमारे पास, मान लेते हैं थोड़ी सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं, कि क्या हर बार अगर हमारे पास दो इक्वेशन दे दे तो क्या हर बार हम कार्टेशियन प्लेन यानी चतुर्थांश में ही लाइन ड्रॉ करने के बाद पता करेंगे कि क्या लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, या पैरेलल लाइन है या कॉन्सिडेंट लाइन है? ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा, एक तो ड्रॉ करने से पता चल जाएगा। तो हर लाइनों को ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके लिए एक मेथड ऐसा बताया गया है, उस मेथड से हम पता कर सकते हैं कि दो लाइन का जो इक्वेशन दिया गया है उसका नेचर क्या है चतुर्थांश में, यानी कार्टेशियन प्लेन में उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए क्या बोला गया, मान लीजिए हमारे पास दो क्या है, रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर पेयर है। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1। ठीक, ये पहला रैखिक इक्वेशन है। दूसरा रैखिक इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2। इस तरीके से हमारे पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो एक मेथड आपको बताया जा रहा है, एनसीईआरटी ये बता रही है और हम भी बता रहे हैं कि उसी एनसीईआरटी के मेथड को, कि यहां पर आपको क्या करना है, इसके कोफिशिएंट जो x और y के जो कोफिशिएंट है, जैसे यहां पर देखो x के साथ कोई नंबर नहीं 1 माना जाएगा, y के साथ कोई नंबर नहीं 1 माना जाएगा, और यहाँ x के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो गुणांक क्या है 3 है, यहाँ पर y के साथ क्या है 3 2 है, -2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी आप देखिए इनके कोफिशिएंट की तुलना कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। पहली वाली सिचुएशन, इसको थोड़ा मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा इधर से समझिए क्या हो जाएगा। मान लेते हैं एक इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, ये a1 a b c, ये जो a1 a2 b1 b2 ये सब जो मैंने लिखा है, ये बेसिकली आपके साथ जो इक्वेशन आएंगे, दोनों जो समीकरण आएंगे रैखिक समीकरण, उन इनकी जगह पे वो नंबर लिखे होंगे, जैसे ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, ये ऐसे नंबर लिखे होंगे। तो आप कंपेयर करेंगे कि उसमें a1 b1 c1 क्या है, तो वही हमने तो इसमें दिखाया है। तो कंडीशन ये है कि ग्राफ बना के तो आप पता कर लोगे कि लाइनें कितने हल है, या एक दूसरे के पैरेलल है या संपाती है। ठीक, और अगर आप लाइन नहीं बनाना चाहते तो आप ये पता कर सकते हो a1 अपान a2, b1 अपान b2। a1 a2 क्या है बेटा, गुणांक है, जो हमारे पास समीकरण दिया जाएगा ना, इक्वेशन जो दिया जाएगा, इनके साथ जो x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसे a1 कहेंगे, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसे हम b1 कहेंगे, और जो बिना x y के होगा उसे c1 कहेंगे। ठीक है, तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 अगर ये दोनों बराबर नहीं है बच्चों, बराबर नहीं है, तो वे लाइनें क्या कहलाएंगी, इंटरसेक्ट लाइनें यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं, और उनका क्या होगा, एक ही हल होगा, उनका क्या होगा, एक ही हल होगा। इसी से पता चल जाएगा एक ही हल, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी एक ही हल। जैसे ये कंडीशन आई ना तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, और ऐसी रेखाओं को और क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी रेखाओं को कंसिस्टेंट यानी संगत रेखाएं कहते हैं, संगत रेखा। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो जाएगी, कॉन्सिस्टेंट की स्पेलिंग में आपको बताता हूं, CONSISTENT, कॉन्सिस्टेंट लाइन। कॉन्सिस्टेंट लाइन कौन सी होती है बेटा, जो वे लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जो जिनके सोल्यूशन होते हैं, सिंपल, जिसके सोल्यूशन होते हैं वो कॉन्सिस्टेंट लाइन है, और जिनके सोल्यूशन नहीं होते उन्हें इनकॉन्सिस्टेंट लाइन कहेंगे, यानी असंगत रेखा।
क्योंकि असंगत रेखा है, अब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इसका ये पता कर ले कि क्या ये सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है ये इसमें क्या बनेगी। तो बता देते हैं आपको, इसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी जो दोनों रैखिक समीकरण के जो गुणांक है a1 और a2 और b1/b2 वो इक्वल नहीं होंगे, इनका रेशियो इक्वल नहीं है। यहाँ ये बात कही जा रही है, अगर नहीं है तो इनका वन ही सोल्यूशन होगा, केवल एक सोल्यूशन होगा, एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। वैसे लिखा हुआ ऊपर, लिखा हुआ मैंने, लिखा हुआ, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, एक ही हल होगा। ठीक। दूसरी कंडीशन, पैरेलल लाइन होगी तो क्या होगा? पैरेलल लाइन होगी तो ऐसा होगा, a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 पे, लेकिन डज नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 पे। ये बात याद रखनी है आपको, ये बात आपको याद रखनी है। क्या? a1/a2 इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 के, लेकिन डज नॉट इक्वल टू होगा c1/c2 के। तो हम क्या कह सकते हैं? ये लाइन पैरेलल लाइन है। इसको देखकर ही, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको देखते ही आप बता दोगे पैरेलल लाइन है भैया, कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, राइट। और ऐसी लाइनों को क्या कहते हैं? इन कॉन्सिस्टेंट लाइन, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन यानी असंगत रेखा। असंगत रेखा, असंगत रेखा मतलब इनकी कोई संगति ही नहीं है, आपस में मिल ही नहीं रही तो संगत खाएगा। जब दो बातें मिलती है तभी तो संगत मिलती है। आपके दोस्त की और आपकी हरकतें एक जैसी हो तो वो संगत है, अदरवाइज संगत नहीं है। कहीं ना कहीं एक जैसी हो तो संगत पकड़ ली, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर कोई संगत नहीं है भैया, दोनों की संगत नहीं है, कहीं ना कहीं टच नहीं कर रही है, तो ये असंगत होगी, इनकॉन्सिस्टेंट लाइन होगी। ओके। तीसरी सिचुएशन क्या कहती है? तीसरी सिचुएशन कैसे पता करेंगे? बिना ग्राफिकली सॉल्व किए। तो वो होगा a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा b1/b2 के, और बच्चा लोग c1/c2 के भी इक्वल टू हो जाएगा। अगर ये तीनों अनुपात बराबर हो गए, तीनों के गुणांकों के जो अनुपात है, जो रेशियो है, अगर वो इक्वल हो जाता है तो ऐसी रेखाओं को हम लोग कॉन्सिडेंट लाइन कहते हैं, यानी संपाती रेखा। और इसके अनेक हल होते हैं। और दूसरी बात, इसको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट लाइन। थोड़ी बेटा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, संभाल लेना, ठीक है। कंसिस्टेंट लाइन यानी संगत रेखा, संगत रेखा बोलेंगे इसको, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर इक्वेशन दे रखा है तो हम इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है तो हम ये कंडीशन करके, ये तीन कंडीशन जो दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इन तीन कंडीशनों से हम पता कर सकते हैं कि लाइन का, दोनों जो लाइंस हैं उनका नेचर कैसा है। ठीक, ओके बच्चों। तो अब आपको बोर्ड पे क्या दिखाई दे रहा है? दो इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं। पहला इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। दो वेरिएबल्स है, हाँ, एक्स वाई दो वेरिएबल्स का है। तो ये कैसा पेयर है बच्चों? लीनियर पेयर, टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है। ओके, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन दोनों का सोल्यूशन करना है, हल निकालना है। सबसे पहले हम चेक करें क्या इन दोनों का कोई हल है भी या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, दो क्वेश्चन हमारे पास दे देते हैं, उनका हल ही नहीं है और हम हल निकालने में लगे हुए हैं, लगा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन हो ही नहीं रहा है। ठीक, वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसका कोई हो सकता है कि हल ही ना हो। तो सबसे हम पहले पता कर ले इन दोनों का, क्योंकि हल है। तो हल पता करने के लिए क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे a1 a2, मतलब ऐसे करेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1। अच्छा, प्लस c1 इक्वल टू 0। ये है आपका क्या? ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट, किसका? लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ऐसे है ना। और यहां पर हम क्या कर देंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, लेकिन ये जो ऊपर वाले इक्वेशन जो दिख रहे हैं आपको, ये जो इक्वेशन दिख रहे हैं, ये इस फॉर्मेट में तो लिखे ही नहीं हुए। देखो c1 कहां भाग रहा है? इक्वल टू को उधर भागा हुआ है, यहाँ पर भी c1 इक्वल टू को उधर भागा है। तो खींच के इस फॉर्मेट पर आते हैं ना, इक्वल टू के इधर लेके आते हैं, तो लेके आ रहे हैं। चलो देखो, 2x प्लस 5y, और ये माइनस का 1 उधर था, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। बचपन में इक्वेशन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता है, -1 को इधर लेंगे तो +1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर -22 इधर ले आएंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे? इक्वेशन को सही फॉर्मेट में बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है लीनियर का।
ठीक, ओके, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया। अब सोचो यहां पर a1 क्या है बच्चों, a1 है 2। देखो x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, यहां क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में 2, तो a1 क्या हो गया 2। b1 क्या है अब बताओ 5, और c1 क्या है बच्चों 1। तो यहां पर a1 b1 c1 निकल गया। ऐसे ही यहां पर a2 निकाल लो, a2 क्या है 2, b2 क्या है 3, नहीं, निशान के साथ लेना है, b2 क्या है -3। सर जी यहां तो निशान लिए नहीं, अरे भैया यहां प्लस के थे तो प्लस का निशान लो चाहे ना लो, ऑटोमेटिक प्लस का माना जाता है, पता होगा। ओके, यहां C2 क्या है बच्चों 22, प्लस लो चाहे ना लो, प्लस का माना जाएगा ये। ओके, तो इस प्रकार से A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हमारे पास निकल गया। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम करेंगे A1 अपान A2, पहले हम ये चेक करेंगे A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 है। अगर दोनों बराबर है तो तीसरी कंडीशन देखेंगे। तो A1 क्या है बच्चों यहां पर 2, A2 क्या है 2 है, A2 भी 2 है, वेरी गुड। और B1 क्या है बच्चों 5, और B2 क्या है -3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, डज नॉट इक्वल टू। यानी क्या बता रहा है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1। आपने चेक कर लिया, इन दोनों इक्वेशन को आपने चेक कर लिया कि भैया ये वास्तव में इसका कोई सॉल्यूशन है। चेक करने के लिए आपने क्या किया, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 चेक कर लिया। अब जैसे ही आपने चेक किया भैया इसका एक हल होगा, इसका एक हल होगा। अब ये हल तो होगा ही होगा, अब इसको हम निकालेंगे। और कहीं ऐसा होता है कि इसका कोई हल ही ना होता, इसके अलावा अगर कुछ और आ जाए, ठीक है, पैरेलल लाइन आ जाए, तो उन दोनों इक्वेशन को हल करने की जरूरत ही नहीं है। आप बोल देना नो सॉल्यूशन, सीधे बोल देना, हल करने मत बैठ जाना, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक, नो सॉल्यूशन। ऐसा अगर आ जाए तो दो कंडीशन और बताई थी ना, वो दो कंडीशन आ जाए तो आप उन दोनों कंडीशन को फिर एलिमिनेशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि से तो उसका हल करने मत लग जाना। ठीक, ओके, तो यहां तक समझ में आ गई आपको बात। आगे बात करते हैं। आपने पता कर लिया कि भैया इसका सॉल्यूशन तो पक्का होगा इन दोनों इक्वेशन का। तो अब सॉल्यूशन हम करके दिखाते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने का मेथड क्या होगा। तो यहां तक बच्चों आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको इन दोनों इक्वेशन को हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। दोनों ही मेथड कर देता हूं आपको। देखो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ये कर दिया पार्ट्स में डिवाइड। यहां पे करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, और यहां कर देंगे विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि बोले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है बेटा, चलो वो भी देख लेते हैं। और दूसरा विधि क्या होगी, दूसरी विधि हम बता देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आराम से समझिएगा। एलिमिनेशन मेथड मेथड ठीक, क्या है इक्वेशन, क्या है इक्वेशन लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन है भैया 2x प्लस 5y। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही करेंगे हम। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है भी ना तो भी सी वाला पोर्शन उधर ले जाएंगे। ठीक, दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -22। ओके, तो इस ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक वेरिएबल्स की वैल्यू दूसरे में निकालकर उसको दूसरे इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन पहले उतार लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, x वेरिएबल्स की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ले, या y वेरिएबल्स की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ले। कैसे, यहां पर x अकेला छोड़ना पड़ेगा या y अकेला छोड़ना पड़ेगा। कैसे छोड़ेंगे, x अकेला छोड़ना है तो y वाले फंक्शन को उधर ले जाएंगे। ठीक है, y वाले फंक्शन को उधर ले जाएंगे, तो 2x यहां पर अकेला रह जाएगा, इक्वल टू का निशान हो गया, -1 हो गया, और ये उधर चला गया तो -5 हो गया। बोलो, ये लाइन समझ में आई।
हमने क्या किया भैया, प्रतिस्थापन विधि करना है तो यहां पर अकेला x छोड़ेंगे या y छोड़ेंगे, आप दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब प्रतिस्थापित कर सकते हो। तो हमने क्या किया, y को उधर कर दिया, हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो ये 2 जो है, अब ये 2 भी तो बचा है, 2 भी हटाओगे यहां से, केवल x लगाओगे यहां पर x, ये 2 उधर गया तो ये हो गया -1 -5y अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, y के टर्म्स में क्या बच्चे हो आ गई, -1 -5y अपॉन 2। तो ये हो गया थर्ड वन। ये थर्ड वन क्या है, यही थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू उठा के सेकंड इक्वेशन में रखना है। लिखेंगे तीसरे रिलेशन से, मतलब तीसरे संबंध से x का मान सब्स्टिट्यूट करने पर यानी प्रतिस्थापित करने पर, ये लिख सकते हैं ना, इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, इक्वेशन सेकंड में प्रतिस्थापित करोगे ना, तो यहां पर अब इक्वेशन सेकंड क्या है बेटा, 2x - 3y = -22, ये इक्वेशन है। ठीक, अब यहां पर x का मान, x की जगह ये पूरा फंक्शन रखना है, ये पूरा फंक्शन x की जगह रखना है, तो रख देते हैं 2 और x की जगह ये पूरा फंक्शन -1 -5y/2। देखिए ध्यान से, 3y = -22। x की जगह हमने मान जो है इक्वेशन फर्स्ट से निकाला था उसको हमने सेकंड इक्वेशन पे प्रतिस्थापित कर दिया, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, ये 2 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे उससे पहले ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। उसके बाद क्या बचा यहाँ पर, -1 -5y, ब्रैकेट हटा दो, ये हो जाएगा 3y = -22। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया, ब्रैकेट खोल देंगे तो -1 -5y -3y = -22, यहां तक समझ में आ गया। आगे बात करेंगे, आगे देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पर -1 उधर कर देंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को आप सॉल्व करो तो क्या होगा, -5y और -3y दोनों को जोड़ लोगे, दोनों माइनस के तो जुड़ के 8y हो जाएगा, और ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान करो, क्या हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि -1 है उधर प्लस का 1, और ये माइनस का 8 हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखना, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा यही कि ये माइनस, पहले तो इसको ये वाली लाइन सॉल्व कर लो, तो -8y = इसको सॉल्व करोगे तो -21 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, 8 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा, यानी y की वैल्यू होगी 21/8, ये हो गई y की वैल्यू। ठीक है, अब इस y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दो। इक्वेशन थर्ड क्या है, x = -1 -5y/2, इसकी जगह 21/8 रख दो, जो मान आएगा वो x का हो जाएगा। रख के दिखाता हूं, x = क्या था, -1 -5, y की जगह 21/8, अपान क्या कर दें हम, 2। ठीक है, अपान 2 कर दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा -1 -105/8 अपान में 2, इसको सॉल्व कर लो, इसके नीचे 1 लगा दो, ये हो जाएगा -8 -105/16। 16 क्यों हो गया बच्चों, ध्यान से देखो, फैक्टराइज का मतलब एलसीएम लेंगे, ये तो कॉमन सी चीज है बेटा, यहाँ ऊपर जो है 8 इधर आ जाएगा और 8 और माइनस ये वही कर लिया, और ये 8 जो है ना ये इसके नीचे 2 के साथ 16 बना देगा, 16 बना देगा, ये ध्यान रखना बच्चों। अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 113, 8 5 13, माइनस का 113/16, तो ये हो गया तुम्हारा x का मान। x का मान क्या हो गया, माइनस का 113/16। इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट करके हमने सेकंड इक्वेशन पर रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया, x का मान y के पदों में निकाला और उसको उठा के सेकंड इक्वेशन में रख दिया, और फिर उसमें से y का, अब सेकंड इक्वेशन में क्या हो गया, y टर्म्स आ गया तो y की वैल्यू निकल आएगी आराम से। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि आसान होती है बच्चों, इसको थोड़ा और अच्छे से सीख लीजिए। 5y = -1, और ये हो गया 2x - 3y = -22, राइट।
अब देखो यहाँ पर किसी भी एक को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट कर दो। यहाँ देख लो दोनों पद समान मिल रहे हैं, ये पद समान मिल रहा है ना, दोनों टर्म समान है, तो क्या करो, इसको काट दो। लेकिन कैसे कटेगा, ये दोनों प्लस के तो कटेगा ही नहीं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता तभी कटता। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ये लिखना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से घटा देगा। जब घटाएंगे ना तो निशान चेंज कर देंगे, घटाते समय हमेशा निशान चेंज हो जाता है, ये बात हमेशा याद कर लेना। ठीक, कट गया, बोलो हाँ। अब कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट गया। अच्छा, दोनों ही प्लस के हो गए, ये देखो अब इस निशान की वैल्यू खत्म हो गई, ये निशान होगा इसका, ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा आपको घटाने पर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर निशान चेंज करेंगे बच्चों। ओके, यहाँ पर दोनों प्लस के हो गए तो ये हो जाएगा 8y इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, क्या हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 21। देखो एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा, 22 में से 21, तो y की वैल्यू क्या आ गई 21/8 आई ना, y की वैल्यू इससे भी आई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आई है और एलिमिनेशन मेथड से भी आ गई। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ पे आई y की वैल्यू, एलिमिनेशन में यहीं पे आ गई, बड़ा मैजिक है। अब इस वैल्यू को क्या रखो, इक्वेशन 1 में रख दो, y की जगह क्या रख दो, ये रख दो, और x की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, 2x ऐसा ही है, इक्वेशन फर्स्ट ये था 5, y की जगह क्या रख देंगे 21/8 इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे आगे, 2x प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई 105/8, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बोर्ड मार्क्स के रियल का होता नियम के अनुसार, ये उधर ले जाएंगे, ठीक है, 2x इक्वल टू -1 और ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 -105/8 अपान, यहां नीचे 1 लगा दो अपने आप, ये सिचुएशन बन गई। अब यहां पर एलसीएम लेंगे, देखो ये सिचुएशन अगर यहां पे आपको नहीं पता चला ना 113 कैसे आएगा, और यहां दिखाता हूं कैसे आएगा, ये हो जाएगा 8 और 1 का एलसीएम लोगे 8 ही आएगा, बोलो हाँ। अब नीचे वाले का इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा 8, 8 टाइम 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी -8 हो जाएगा, ठीक, माइनस, फिर 8 का डिवाइड करोगे एक बार जाएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 105, अब -8 और -105 दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के, तो कितना हो जाएगा -113, और बटे में क्या हो जाएगा 8, ये हो गई 2x की वैल्यू। भैया हमें तो केवल x की चाहिए ना, 2 उधर ले जाओ, इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में सॉरी, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -113/16। इस प्रकार से ये हो गई आपकी x की वैल्यू, ठीक है, यहां पे आ गई आपकी y की वैल्यू। इस प्रकार से विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, तो आपने यहां देखा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास जो एनसीईआरटी में कोर्स मतलब कॉन्सेप्ट है वो इतना ही है। मैंने आपको टोटल वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट दिखाया है, और इसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा जो बोर्ड में किए गए हैं, ठीक है। ये पार्ट 1 मान के चलिए इसको, पहले में क्या किया है केवल कॉन्सेप्ट किया है, और कॉन्सेप्ट के आधार पे मैंने एलिमिनेशन और मतलब किन इक्वेशन के सोल्यूशन होते हैं पहले तो वो बताया। तो ये सारी बातें आप वीडियो में अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद अगले भाग में हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, वो भाग मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं, और वो नेक्स्ट डे जल्द से जल्द इसको अवेलेबल करवा दूंगा, आप लोग उसमें प्रैक्टिस भी करिएगा। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में आप मुझे दिखाइए ताकि और अच्छे बेहतर तरीके से आपको इसको समझा सके। ओके।